हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एचआर मैनेजमेंट स्टडी में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पर यूजीसी एनटीए नेट के पेपर कोड नंबर 55 और पेपर कोड नंबर 17 विच इज़ लेबर लॉ एंड एचआर मैनेजमेंट हैं के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये जो आज का हमारा टॉपिक है इसे प्लीज़ ध्यान से देखिएगा क्योंकि 5 to 7 मिनट्स में हम इसको कवर कर लेंगे। तो आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट या फिर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट, इसको क्लासिकल थ्योरी भी कहते हैं मैनेजमेंट की, और टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिनके हम की पॉइंट्स से ही सारा टॉपिक जो है फ्रेंड्स, ये पार्ट 1 है तो इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो बात करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है एफ.डब्ल्यू. टेलर या फिर फ्रेडरिक विंसलो टेलर जी ने दिया था। और एफ.डब्ल्यू. टेलर जी का जो टाइम था वो 1856 से लेकर 1915 तक था। फ्रेंड्स, एफ.डब्ल्यू. टेलर जी को आप सभी जानते हैं कि इन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, एफ.डब्ल्यू. टेलर जी ने जब साइंटिफिक मैनेजमेंट के अपनी थॉट दी थी, उसके पहले क्या होता था कि जो वर्कर्स थे वही जो काम करने वाले होते थे वही प्लानिंग भी करते थे कि काम को किस तरह से किया जाएगा, किन टूल्स उसमें यूज़ किए जाएंगे और कितना टाइम वगैरह लगेगा, और इसके साथ ही साथ काम भी वही लोग करते थे। तो जो प्रोडक्शन था या जो वर्क कहा जा सकता है वो बहुत ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट मैनर में या बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता था। इट मीन्स इसको कह सकते हैं कि मिसमैनेजमेंट बहुत होता था। देन जब एफ.डब्ल्यू. टेलर जी आए तो उन्होंने फिर ये कॉन्सेप्ट निकाला साइंटिफिक मैनेजमेंट का। इट मीन्स कि उन्होंने जो काम किया उससे उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स को इवेंट किया या कुछ प्रिंसिपल्स बनाए थे मैनेजमेंट के कि किस तरह से वर्कर्स से अप्रोप्रिएट हम काम ले सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था फ्रेंड्स कि प्लानिंग को और प्रोडक्शन को डिफरेंट कर दिया था, अलग अलग कर दिया था, सेपरेट कर दिया था। इट मीन्स, और फिर उसके बाद उन्होंने 4 रूल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दिए थे। तो फ्रेंड्स, ये ज़्यादा ध्यान रखने की बात है कि एफ.डब्ल्यू. टेलर जी ने कौन से रूल्स दिए थे साइंटिफिक मैनेजमेंट या फिर मैनेजमेंट के। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने केवल की पॉइंट लिए हैं क्योंकि इसी से आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा कि उनके क्या क्या प्रिंसिपल्स है, और उन प्रिंसिपल्स को आपको याद रखने में भी ईजीनेस होगी। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट था दैट वाज साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। इट मीन्स कि जो मैनेजमेंट है जो उसे एज अ साइंस लिए जाना चाहिए। इट मीन्स कि एवरी डिसीजन टू बी टेकन और एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड मस्ट बी बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, एंड ही टोल्ड दैट वी शुड नॉट स्टिक। इट मीन्स कि हमें जो ओल्ड टेक्निक्स हैं प्रोडक्शन की या प्लानिंग की उन पर स्टिक ना होकर बल्कि नई नई टेक्निक्स का खोज करनी चाहिए, नई नई टेक्निक्स ढूंढनी चाहिए आफ्टर अ प्रॉपर डिस्कशन बिटवीन मैनेजर्स एंड वर्कर्स। तो फ्रेंड्स, ये जो था ये था रूल ऑफ थंब। अब हम बात करते हैं द सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विच इज़ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इट मीन्स कि वर्कर्स जो हैं और मैनेजमेंट जो है उन दोनों के बीच में या फिर उन सभी के बीच में जो भी प्रोडक्शन में काम करते हैं उन सभी लोगों, चाहे वो मैनेजमेंट हो या वर्कर्स हो या वर्कर्स या मैनेजमेंट वर्कर्स हो, सभी के बीच में हार्मनी होना चाहिए। उसके बदले में कोई कलह या कोई द्वेष टाइप का कोई भी फीलिंग नहीं होनी चाहिए, जिससे कि जो वर्क है वो ज़्यादा ही एफिशिएंटली मैनर में किया जा सके विदाउट एनी डिस्प्यूट बिटवीन वर्कर्स। सो फ्रेंड्स, अब हम थर्ड रूल की बात करते हैं, थर्ड प्रिंसिपल की बात करते हैं विच इज़ कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इट मीन्स कि सारे डिपार्टमेंट्स जो कि प्रोडक्शन में या प्लानिंग में या जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स हैं उन सभी के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए। इट मीन्स कि जो ऑर्गेनाइजेशन का या फिर टीम भावना का जो कह सकते हैं हित होता है उसे प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, ना कि अपने व्यक्तिगत हितों को। इट मीन्स कि वर्कर अपने हितों को ना समझ के सभी के जो पूरी टीम वर्क है उसके साथ में अगर काम करेंगे तो उससे क्या होगा, बहुत ही एफिशिएंट मैनर में वो वर्क कर पाएंगे। देन लास्ट रूल है या लास्ट प्रिंसिपल्स है फ्रेंड साइंटिफिक मैनेजमेंट का, दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी
इन हीज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि इसके हेडिंग से ही समझ में आ रहा है कि HRM जो है, HR मैनेजमेंट जो है, वो सबसे ज़्यादा किस पे एम्फेसाइज करता है, तो वो एम्फेसाइज करता है वर्कर्स की एफिशिएंसी पे। क्यों? ताकि उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके और उससे क्या होता है कि अल्टीमेटली जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको ज़्यादा प्रॉपरली, ज़्यादा अच्छे से गेन किया जा सके और फिर अल्टीमेट अगर ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा अच्छे से गेन होगा, अगर उसके गोल्स जो हैं गेन अच्छे से होंगे या ज़्यादा से ज़्यादा उन लोग को प्रॉफिट होगा ऑर्गेनाइजेशन को, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट किसको होगा? प्रॉफिट होगा वर्कर्स को भी, ताकि वर्कर्स की भी समृद्धि बढ़ सके। तो दिस इज लास्ट वन प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विच इज़ गिव बाय द FW टेलर जी। देन फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की। तो फर्स्ट वन इज नेटेड स्टडी। तो नेटेड स्टडी क्या है फ्रेंड्स? नेटेड स्टडी से आप समझ रहे होंगे कि छन्नी के द्वारा, मतलब कई सारी मेथड्स को फाइंड करना और उनमें से जो बेस्टेस्ट मेथड है उसको सेलेक्ट करना। जैसे कि आपने देखा होगा कभी गेहूँ वगैरह जब छानने जाते हैं तो उसमें से क्या होता है, 3-4 तरह के अलग अलग प्रोडक्ट्स या किसी दूसरी, मुझे ध्यान तो नहीं आ रहा है, लेकिन इस तरह से छन्नी के द्वारा अगर किसी रेत वगैरह को भी छाना जाता है तो उसमें अलग अलग तरह के प्रोडक्ट निकलते, बारीक रेत, मोटी रेत, उससे मोटी रेत। तो जो सबसे बेस्टेस्ट, जो फाइनली प्रोडक्ट होता है या फिर जो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट होता है वो उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह से कई सारी मेथड्स पे प्रॉपर डिस्कशन करके और फिर एक बेस्टेस्ट मेथड को सेलेक्ट करना क्या कहलाता है? वो कहलाता है नेटेड स्टडी ऑफ द टेक्निक्स। देन बात करेंगे टाइम स्टडी की। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि फाइंडिंग द स्टैंडर्ड और ऑप्टिमम टाइम। इट मीन्स कि उस एप्रोप्रिएट पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए कितना टाइम लगता है, उस स्टैंडर्ड टाइम को डिटरमाइन करना, ताकि उसी समय में, उतने समय में वर्कर्स वो काम कर सकें, अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। देन थर्ड टेक्निक इज़ मोशन स्टडी। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल इसका मीनिंग होता है एलिमिनेट द अननेसेसरी मोशन। इट मीन्स कि जब वर्कर काम करता हो तब जो उसके अननेसेसरी मोशंस होते हैं, कभी बहुत खुश होना या कभी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना, इस तरह के जो अननेसेसरी मोशंस हैं उनको एलिमिनेट या रिड्यूस किया जाए, ताकि जो उसकी स्पीड ऑफ वर्क है वो बढ़ाई जा सके, सो दैट द स्पीड ऑफ वर्क कैन बी इंक्रीज्ड। देन लास्ट वन इज फैटिग स्टडी। तो फैटिग स्टडी का भी मीनिंग मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि फैटिग स्टडी का मीनिंग क्या होता है, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ द इंटरवल्स। इट मीन्स कि इस बात पे, इस काम के लिए उस चीज़ ऐसी स्टडी करना कि पता कर सकें कि उतने काम को करने के लिए वर्कर को कितना टाइम लगता है, उसको बीच बीच में कितना और कितने समय के इंटरवल्स देना चाहिए ताकि वो प्रॉपर रेस्ट ले सके। देन अब बात करते हैं डिफरेंशियल पेमेंट सिस्टम की। ये भी FW टेलर जी ने ही दिया था कि उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि 2 तरह के पेमेंट होने चाहिए, बजाय मोनोटोनस पेमेंट टेक्निक होने के 2 तरह के पेमेंट टेक्निक्स होनी चाहिए। एक होती है लो वेजेस या लो पेमेंट। फ्रेंड्स, इसमें अगर वर्कर्स प्रोडक्शन करता है, स्टैंडर्ड नंबर ऑफ पीस का प्रोडक्शन करता है, तो उसे लो पेमेंट देनी चाहिए। इट मीन्स कि अगर हमने एक प्रोडक्शन का स्टैंडर्ड हमने तय कर दिया कि 10 पीस पर डे बनाना ज़रूरी है, और अगर वो वर्कर उन 10 पीसेस का जो वैल्यू है या उस 10 पीसेस बनाने की जो वेजेस है वो उसे 100 रुपये मिलेगी, तो अगर वर्कर उस दिन में, एक दिन में स्टैंडर्ड, इट मीन्स 10 पीस ही प्रोडक्शन कर पाता है, तो उसे कितनी जो वेजेस है वो मिल जाएगी, वो मिलेगी 100 रुपये। एंड अगर वो 10 पीस से ज़्यादा, अगर वो उस स्टैंडर्ड जो पीस रेट है या जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन रेट है उससे ज़्यादा हाई अगर वो प्रोडक्शन करता है वर्कर, तो उसे कितनी पेमेंट दी जाएगी, उसको हाई रेट पे पेमेंट दी जाएगी।
वो में भी डिसाइड करने पे होता है कि वो कितनी हो सकती है, कि 50% एक्स्ट्रा होगी, 100% एक्स्ट्रा होगी, ये फिर उस पर डिसाइड किया जाएगा। लेकिन FW टेलर जी ने क्या किया था, इस तरह से 2 तरह के डिफरेंशियल पेमेंट सिस्टम को भी इन्वेंट किया था, जिसमें एक तो है लो वेजेस पेमेंट सिस्टम एंड अदर वन इज़ हाई वेजेस पेमेंट सिस्टम। सपोज़ कि अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में ये डिसाइड किया गया है कि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन जो है वो 10 पीसेस है, और अगर इससे ज़्यादा कोई वर्कर प्रोडक्शन करता है तो उसे हम कह सकते हैं 10 रुपीज़ पर पीस के प्लेस पे 15 रुपीज़ पर पीस का वेजेस पेमेंट करेंगे। तो कितना हो जाएगा, सपोज़ करते हैं कि उस जो वर्कर है, पर्टिकुलर वर्कर है, उसने 12 पीसेस का प्रोडक्शन किया है, तो फिर उन्हें 15 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से वेजेस पे की जाएगी। इट मीन्स कितनी हो जाएगी, 15 इंटू 12 इज इक्वल टू 180। सो उन्हें कितनी पेमेंट मिलेगी, 180। सो फ्रेंड्स, दिस वाज फर्स्ट पार्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसमें हमने प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट और टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट और डिफरेंशियल पेमेंट को समझा। और पार्ट 2 में 5 से 7 मिनट का एक वीडियो और होगा फ्रेंड्स, जिसमें हम इसको टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। सो प्लीज़ थैंक यू, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें चैनल को इफ़ यू लाइक इट, एंड प्लीज़ डू कमेंट मेरे टीचिंग स्टाइल से रिगार्डिंग कोई आपको सजेशन हो या किसी और वीडियो को बनाने के लिए सजेशन हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।